गुड मॉर्निंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स में लास्ट हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस किया था, जिसके हमने टाइप्स एंड लिमिटेशंस के बारे में बात की थी। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मैक्रो शब्द है उसकी उत्पत्ति किसी एक यूनानी शब्द मैक्रोस से हुई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? व्यापक, यानी कि वाइड, या हम उसे समग्र कह सकते हैं। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? भाई, ज्ञान या अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली इकाइयों की अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ अ कंट्री एंड हाउ इट्स पॉलिसी अफेक्ट द इकोनॉमी एज अ होल। एक वाइड कंसेप्ट पे स्टडी होती है, ना कि एक पर्टिकुलर यूनिट के बारे में, जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। ठीक है, इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो जिस अर्थशास्त्र में बड़े बड़े समूह यानी कि बड़े बड़े ग्रुप्स या समस्त अर्थशास्त्र या होल इकोनॉमी से संबंध रखने वाले औसतों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, राष्ट्रीय बचत है, उदाहरण के लिए कुल विनियोग है, कुल उपभोग है, सामान्य मूल्य स्तर हो गया, कुल रोज़गार हो गया, राष्ट्रीय उत्पादन हो गया, या फिर सामान्य लागत यानी कि नेशनल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, जनरल प्राइस लेवल, टोटल एम्प्लॉयमेंट, राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि नेशनल प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कुल मिला के एक वाइड कंसेप्ट में बातें होती हैं, टोटलिटी में बात होती हैं, बड़े ग्रुप्स की बात होती है, वाइड कंसेप्ट होता है, ना कि एक सिंगल यूनिट या फिर इंडिविजुअल यूनिट की बात होती है। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो प्रोफेसर चैमरन, इनके अकॉर्डिंग समष्टि यानी अर्थशास्त्र समष्टि या व्यापक मॉडल कुछ संबंधों की व्याख्या करता है, यानी कि द मैक्रो मॉडल डील्स विथ एग्रीगेटिव रिलेटिव्स। ठीक है, इसी तरह गार्डनर एकल ने डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की। भाई, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध इस प्रकार के तत्वों से है जैसे कि किसी अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन, उनके संसाधनों का किसी सीमा तक उपयोग हो रहा है, राष्ट्रीय आय का आकार तथा सामान्य कीमत स्तर। ठीक है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद सच वेरिएबल्स एज द aggregate volume of the output of an economy, with the extent to which its sources are employed, with the size of the national income and with the general price level. ठीक है, इसी तरह प्रोफेसर के.ई. बॉल्डिंग ने भी समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है कि भाई, समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयाँ का नहीं वरन उन योगों का अध्ययन करता है जिसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय यानी इंडिविजुअल इनकम की जगह एक नेशनल इनकम की बात की जाती है, व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर कीमत स्तर यानी कि जनरल प्राइस लेवल की, तथा व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि नेशनल प्रोडक्शन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं वरन उन योगों का अध्ययन करता है जिसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर कीमत स्तर तथा व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। We can say macroeconomics deals not with the individual quantities such as, but with the aggregates of these quantities, not with the individual incomes but with the national income, not with the individual price, एकल प्राइस की नहीं, but it with price level, not with the individual output but with national output. ठीक है, ये हो गई डेफिनेशंस।
अब हम इसके स्कोप्स की बात करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र की स्कोप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें जनरल प्राइस लेवल, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, theories of money banking, then planning and economic development, theories of trade cycles, international trade and foreign exchange, theory of public finance, ये सारे इसके स्कोप्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल प्राइस लेवल यानी कि सामान्य मूल्य स्तर। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रा प्रसार में मुद्रा संकुचन इनका अध्ययन किया जाता है। मुद्रा यानी कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की स्टडी की जाती है। ठीक है, देश में सामान्य मूल्य स्तर अर्थशास्त्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं इकनॉमी की, तो वो जनरल प्राइस लेवल काफ़ी हद तक इनकी सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देता है। द जनरल प्राइस लेवल इन द कंट्री हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम ऑफ द इकनॉमी। Hence, study about the determination of general price level in the macroeconomics became important. इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य मूल्य स्तर के निर्धारण का अध्ययन करना महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण का समष्टि सिद्धांत। तो वितरण का समष्टि सिद्धांत भी समष्टि अर्थशास्त्र का एक प्रमुख क्षेत्र है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट स्कोप है। इसके अंतर्गत कुल राष्ट्रीय आय में मजदूरियों यानी कि लेबर्स जो हैं उनकी वेजेस एवं लाभों की समावेशी का हिस्सा निर्धारित करना सम्मिलित है। ठीक है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, है ना, the study of macroeconomics, determination of income and relative shares, यानी कि जो रिलेटिव शेयर्स हैं किसके, वेजेस के एंड प्रॉफिट्स के, किसमें, इन द टोटल नेशनल इनकम, ये सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। थर्ड वन इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी यानी कि आय एवं रोज़गार के सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत क्या है कि भाई जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी आय एवं जो रोज़गार है उसके स्तर का निर्धारण और उससे जो संबंधित जो कंपोनेंट्स हैं यानी कि जो तत्व हैं, जैसे कि उपभोग हो गए, कंजम्पशन हो गया यानी कि विनिमय हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एवं कुल मांग यानी टोटल डिमांड, इन सब का अध्ययन किया जाता है, इन सब की स्टडी की जाती है। आय और रोज़गार के सिद्धांत में मोस्टली क्या है, मेनली क्या है, उपभोग फलन, विनियोग फलन, गुणक एवं जो त्वरक ही हैं इनके अध्ययन सम्मिलित किए हैं। यानी कि कहने का मतलब है स्टडीज़ डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड जो रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स रिलेटेड टू देम लाइक कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड टोटल डिमांड इज इंक्लूडेड इन इट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम मेनली स्टडी कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एंड एक्सकलेटर, इनकी स्टडी की जाती है मेनली। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा थेरीज ऑफ मनी एंड बैंकिंग यानी कि मुद्रा एवं बैंकिंग संबंधी सिद्धांत। फोर्थ पॉइंट मुद्रा एवं बैंकिंग संबंधी सिद्धांत है। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मुद्रा और जो बैंकिंग है उसके जो सिद्धांत है उसका भी एक समावेश किया जाता है, जैसे कि जो मौद्रिक व्यवस्था है, ठीक है, मॉनेटरी सिस्टम है, साख व्यवस्था है, केंद्रीय बैंक व्यवस्था है, कार्य प्रणाली है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त है, मुद्रा एवं बैंकिंग के विभिन्न सिद्धांत हैं। यानी कि थेरीज ऑफ मनी एंड बैंकिंग, जैसे कि मॉनेटरी सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम है हमारा, जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है, इंटरनेशनल फाइनेंस और वेरियस प्रिंसिपल्स जो है मनी एंड बैंकिंग के, वो सारे इसमें स्टडी किए जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि नियोजन एवं आर्थिक विकास। फिफ्थ पॉइंट हमारा है नियोजन एवं आर्थिक विकास। नियोजन और आर्थिक विकास का सिद्धांत भी समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्यों, इसके अंतर्गत क्या है, विकास एवं नियोजन की प्रवृत्तियों, व्यूह रचना तथा जो सिद्धांतों का विश्लेषण है, राष्ट्रीय आय है, उत्पादन है, रोजगार है में कुल वृद्धि की योजनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी इसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं।
लेकिन जो टेक्निक्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, है ना, प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, स्कीम्स हैं टोटल ग्रोथ की ऑफ नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, ये इसमें स्टडी की जाती हैं। 6 पॉइंट है हमारा व्यापक चक्रों का सिद्धांत, यानी कि थियरीज ऑफ ट्रेड साइकिल्स, व्यापार चक्रों के सिद्धांत, यानी कि आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनमें जो उतार चढ़ाव होते हैं, यानी मंदी या तेज़ी होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम व्यापार चक्र यानी कि ट्रेड साइकिल्स कहते हैं। इससे अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था के जो उतार चढ़ाव हैं, जो मेनली जो अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव हैं, उतार चढ़ाव के कारण और उसके प्रभाव, फिर उतार चढ़ाव के नियंत्रण के उपाय और व्यापार चक्र संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अप्स एंड डाउन्स जो हैं इकनॉमी में इसमें डिटरमाइन करते हैं, यानी कि डिप्रेशन या फिर बूम पीरियड, उन्हें हम ट्रेड साइकिल्स कहते हैं। और इसमें अप्स एंड डाउन्स ऑफ द इकनॉमी, कॉजेस एंड इफेक्ट्स देयर ऑफ, है ना, मेजर्स टू कंट्रोल देम, वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड एंड साइकिल्स आर स्टडीड इन इट। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी विनिमय। 7th पॉइंट इज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी विनिमय। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, विदेशी नियमों की दर, यानी कि इंटरनेशनल जो एक्सचेंज रेट्स हैं उनका निर्धारण किया जाता है, यानी कि डिटरमाइन किया जाता है। व्यापार शर्तें हैं, विनियमों की दर में जो उतार चढ़ाव हैं, विनियम नियंत्रण है, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये डिटरमाइन करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ट्रेड, अप्स एंड डाउन्स इन एक्सचेंज रेट्स एंड एक्सचेंज कंट्रोल। ठीक है, लास्ट में है हमारा थियरीज ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी कि राजस्व के सिद्धांत। तो अगर राजस्व के सिद्धांत में क्या है, मुख्यतः क्या है, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, फिर कराधान यानी कि टैक्सेशन का अध्ययन किया जाता है, और इन सभी का समष्टि अर्थशास्त्र में अधिकतम सामाजिक कल्याण यानी कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर के लिए राजस्व के सिद्धांतों के अतिरिक्त राजकोषीय नीति यानी कि जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है और उसके प्रभावों की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। तो पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन आर स्टडीड इन द थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, और ऑल द स्टडीज आर इन macroeconomics from the view of maximum social welfare, principles of public finance and fiscal policy and its effects.